Assalamu alaikum, dear students. So far, we have discussed the fundamental rights of a citizen as per the Constitution of India, where we discussed six fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Now we will jump to the next topic, that is directive principles of state policy, which guarantees that the provisions must be supported by the state or the executive. So the today's topic is directive principles of state policy, जिसे हम DPSP भी कहते हैं. DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है स्टूडेंट्स, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाए. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी पर लैक ऑफ फंड्स की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, उन्हें डीपीएसपी में डाल दिया. डीपीएसपी मैंने आपसे ये भी कहा कि डीपीएसपी मीन्स डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि आगे आने वाली सरकारें रिसोर्सेज और नीड की अकॉर्डिंग उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए. फॉर एग्जांपल, राइट टू एजुकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले ये डीपीएसपी में था, बाद में उसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ने हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी, जबकि डीपीएसपी ने सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ध्यान रखा. अब जो गाइडलाइन डीपीएसपी में मेंशन की गई है वो नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी कि पॉलिसीज के लिए कोर्ट को मुंह नहीं किया जा सकता. ये सरकार के ऊपर कि उन पे कब काम करना है. ठीक है, अब उसके बाद है डीपीएसपी कंटेन्स 3 थिंग्स, यानी कि डीपीएसपी में 3 चीजें हैं. फर्स्ट वन इज द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट इट. ऐसे गोल्स जो हमें एज ए सोसाइटी अडॉप्ट करनी चाहिए. And second one is certain policies that government should adopt. यानी दूसरा कुछ ऐसे राइट्स जो हमारे पास होनी चाहिए पर है नहीं. And third one is certain policies that government should adopt. कुछ ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी. ठीक है, ऑफ स्टेट पॉलिसी. फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल होते हैं सिटीजन्स के लिए, और डीपीएसपी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट और लॉज. गवर्नमेंट और लॉज यानी कि गवर्नमेंट और पॉलिसीज ध्यान रखने के लिए यानी ध्यान रखने में रोल अदा करते हैं. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है. ठीक है, एंड द अनदर पॉइंट इज फंडामेंटल राइट का नेचर नेगेटिव है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को मना कर रहा है कुछ करने के लिए, और डीपीएसपी का नेचर नेगेटिव है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए आमादा करती है. एंड द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट लीगली इनफोर्सेबल है और डीपीएसपी का नहीं. ठीक है, और अगला इज फंडामेंटल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं और डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं.
बट DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं या लॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये याद रखना चाहिए, अब कई बार क्या होता है, DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब उससे लीगल राइट बना दिया गया 300A के तहत। 300A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 300A के तहत। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम इंडिया में जिम्मेदारी सिस्टम होता था, ब्रिटिशर्स ने ही शुरू किया था। अब जिम्मेदारी सिस्टम में सारी ज़मीन कुछ जिम्मेदारों के पास थी। अब वो किसानों से काम करवाते थे। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, यानी और उसे हटाया गया। बट राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो जिम्मेदारों ने अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि भाई उनके राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता था। बहुत सालों तक ये केस चला। अब फाइनली 1973 में केशवानंदन भारतीय केस आया। ये इंडियन पॉलिसीज केस में एक बहुत के इम्पोर्टेंट केस माना जाता था। तो केशवानंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, कि जिसमें ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स, जैसे राइट टू लाइफ, क्वालिटी स्पीच, जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, बट इसे छोड़ के बाकी से भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं। अब इसीलिए 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर पार्लियामेंट ने उसे फंडामेंटल राइट का एक लीगल राइट बना दिया अंडर 300A, अंडर आर्टिकल 300A के तहत। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।